हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं पहले उनको सीखते हैं। तो टॉपिक है आज अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट और दूसरा होता है मिक्स्ड सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स तो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कैटायन और एक ही प्रकार के एनायन प्रेजेंट होते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के कैटायन या फिर एक से ज़्यादा प्रकार के एनायन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ सिंपल सॉल्ट्स के अंदर, दीज आर दोज सॉल्ट्स विच कंटेन only one type of cation and anion. For example, NaCl, KCl, MgCl2, सोडियम आयोडाइड etc। ठीक है, देखो अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो इसके अंदर Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है। Na पॉजिटिव एक ही प्रकार का कैटायन है, एक ही कैटायन है, Cl माइनस। यहाँ पर देखो K पॉजिटिव Cl माइनस, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं ये हैं सिंपल सॉल्ट्स के एग्जांपल्स, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के कैटायन और एक ही प्रकार के एनायंस प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें मिक्स्ड सॉल्ट्स की, तो मिक्स्ड सॉल्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के कैटायन प्रेजेंट हों या फिर एक से ज़्यादा प्रकार के एनायंस प्रेजेंट हों। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, ये जो फॉर्मूला है ये है एलम का, फटकड़ी बोलते हैं जिसे फटकड़ी। देखो अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर K पॉजिटिव है, SO4 2 माइनस, यहाँ पर Al3 पॉजिटिव है एंड SO4 2 माइनस है। तो देखो K पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव दो प्रकार के कैटायन हो गए। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्रकार के कैटायंस अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स। और एग्जांपल देखो जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, यहाँ पर K पॉजिटिव Cl माइनस, दूसरा Mg2 पॉजिटिव Cl माइनस, एक K पॉजिटिव दूसरा Mg2, दो प्रकार के कैटायंस हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। तो मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर हम लिख सकते हैं दीज आर दो सॉल्ट्स विच कंटेन more than one type of cation, more than one type of cation or anion। ठीक, सिंपल सॉल्ट्स एक ही प्रकार का कैटायन एक ही प्रकार का एनायन। मिक्स्ड सॉल्ट एक से ज्यादा प्रकार के कैटायन हों या फिर एक से ज्यादा प्रकार के एनायन हों तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट्स को हम एडिशन कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मिक्स्ड सॉल्ट्स आर आल्सो नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब हम पहले बात करते हैं सिंपल सॉल्ट बनते कैसे हैं, उसके बाद मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं।
अगर हम सिंपल सॉल्ट की बात करें तो एसिड प्लस बेस मिला सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं। देखो, अगर हम बात करें मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं, आप दो या दो से ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशंस लो जो सिंपल सॉल्ट से मिलके बने हुए हों, यानी कि फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स लो और उनको आप कुछ देर के लिए इवेपोरेशन के लिए रख दो। रखने के बाद जो न्यू क्रिस्टल्स आपके पास बनेंगे उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट या फिर एडिशन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हीं हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशंस of two or more simple salts are mixed and then allowed to evaporate the new crystals obtained are addition या molecular compounds। ठीक है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स लेते हो, उनको मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के लिए उन्हें इवेपोरेशन के लिए रखो और जो नए क्रिस्टल्स बनेंगे, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखोगे कि इवेपोरेशन वर्ड है यहाँ पर, एक होता है वेपराइजेशन, एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन बोलते हैं। और अगर कोई लिक्विड अबव बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट हो रहा, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो यहाँ पर याद रखना ये इवेपोरेशन है, ना कि वेपराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे KCl प्लस MgCl प्लस 6H2O। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लेते हो, पोटेशियम क्लोराइड, और उसको आप मिक्स करते हो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। आप याद रखोगे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट की, इसका मतलब ये है कि जब मैंने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाया है, तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ ये मिक्स हुए हैं, ना कि केमिकल रिएक्शन, इसलिए इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। अगर आप फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हो, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा वो बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसका नाम होता है मोर्स साल्ट। जो सब्सटेंस बन के आया इसको हम बोलते हैं मोर्स साल्ट। ठीक है, आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अगर हम बात करें FeCN का ट्वाइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ KCN, आप इन दोनों सॉल्ट्स को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड, यानी कि FeCN ट्वाइस। देखो यहाँ पर कितने KCN है, 4। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉट लगा और 4 KCN यहाँ पर।
जो रिजल्टिंग सब्सटेंस इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर मिक्स्ड सॉल्ट। और एग्जांपल देखो जैसे कैशियन प्लस एजीशियन, अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो ये बनेगा कैशियन डॉट एजीशियन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स के। अब हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं उनको हम आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर, if they completely dissociated into their respective ions or if they do not completely dissociate into their respective ions। ठीक है, तो पूरी तरह से अपने अपने आयंस में पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये ब्रेक डाउन होंगे या नहीं होंगे, उसके बिहाफ पर हम मिक्स्ड सॉल्ट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। Now, types of addition or molecular compounds. There are two types of addition या molecular compounds। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, एंड अनदर वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो मिक्स्ड सॉल्ट्स, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट एंड अनदर वन इज कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। याद रखना, डबल सॉल्ट्स को हम लैटिस कंपाउंड भी बोलते हैं। लैटिस कंपाउंड, देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, जो आपके पास एडिशन कंपाउंड है आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करो, पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आप देखो जो आपने मिक्स्ड सॉल्ट लिया है अगर वह कंप्लीटली अपने अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया तो डबल सॉल्ट, अगर वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डबल सॉल्ट के अंदर व्हेन एडिशन कंपाउंड is dissolved in water and if they dissociate completely into their respective ions, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 कार्मेलाइट। अगर आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये अपने अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा। देखो इसकी बात करो, ये किस चीज में टूटेगा, K पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। सिमिलरली MgCl2 ये ब्रेक डाउन होगा Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। बैलेंस कर दो, 2 लगा दो यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 है, प्लस H2O। देखो ये अपने अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। अगर अपने अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया पानी में डिसॉल्व करने के बाद, तो ये जो आपके पास एडिशन कंपाउंड है इसको हम डबल सॉल्ट का नाम देंगे। ठीक है, और एग्जांपल लिख लो इसमें, जैसे कि FeSO4
डॉट NH4 का ट्वाइस HO4 डॉट 6H2 मोर साल्ट LMB इसी के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, इफ द addition compound does not dissociate completely into their respective ions when dissolved in water. जब आप एडिशन कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, अगर जो आप कंपाउंड यूज कर रहे हो, एडिशन कंपाउंड जिसको बोल रहे हैं, अगर वो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, जैसे आपने एग्जांपल लिया FeCN2 प्लस डॉट 4KCl। जब आपको इसे पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 माइनस। ठीक, अगर आप दूसरे कंपाउंड की बात करें तो KCN डॉट AgCN, ये डिसोशिएट होगा A पॉजिटिव प्लस AgCN ट्वाइस माइनस। देखो यहाँ पर जो ये वाला कंपाउंड है FeCN का 6 और ये AgCN का 2, ये तो ब्रेक डाउन हुए ही नहीं कंपाउंड्स में। ठीक है, ये तो आयंस में डिसोशिएट हुए ही नहीं, इसलिए जो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। और यहाँ पर जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इनको आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स आयन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर याद रखोगे, जब हम डबल सॉल्ट्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो पूरी तरह से क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहे हैं, यानी कि पानी में डालने के बाद डिसोशिएट हुए हैं, पहले डिसोशिएट नहीं हुए हैं। इसीलिए डबल सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होंगे, अपनी एक्वस स्टेट में स्टेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, पानी के डालने के बाद ये पूरी तरह से अपने अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये अपनी सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है, अपनी एक्वस स्टेट में भी स्टेबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, अगर हम डबल सॉल्ट्स की बात करें तो डबल सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगी एडिशन कंपाउंड्स की वो बिल्कुल अलग होंगी उनसे जिनसे वे मिलके बना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आप लिख लो एक चीज, डबल सॉल्ट्स स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, whereas they are stable in both the states, stable in solid as well as in its dissolved state। ठीक है भाई, क्लियर है? ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, क्यों? पानी में डालने के बाद डिसोशिएट हो रहे हैं, जबकि ये अपनी दोनों फॉर्म्स में स्टेबल है, क्योंकि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे और सॉलिड में तो स्टेबल है ही। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं
जो पानी में डिसोसिएट करने के बाद पूरी तरह से डिसोसिएट अपने अपने आयंस में होते नहीं हैं, उसके साथ साथ वे सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दी एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which retains their identity in solid as well as in its dissolved state. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में भी मेंटेन रखते हैं और डिसॉल्व्ड स्टेट में भी मेंटेन रखते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। On the basis of ions, there are 4 types of coordination compounds. First is simple cation and complex anion. अगर कैटायन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स, जैसे हम बात करें K4 FeCN6, ठीक है। देखो जो शुरू में होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में होता है वो एनायन होता है। अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये आपको देगा K पॉजिटिव 4 प्लस FeCN6 4 माइनस, ठीक है। पता नहीं चीज, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये समझो इस पूरे की वैलेंस शीट, आप इसे इधर ले जाओ। शुरू में जो होता कैटायन होता, बाद में होता एनायन। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, यहाँ पर कितने पोटेशियम है 4, तो बैलेंस करो 4 के पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा टाइप, अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। अगर एनायन सिंपल है और कैटायन कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल CuNH3 अगर इसे आप पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये डिसोशिएट होगा CuNH3 2 प्लस साथ में SO4 2 माइनस। पता है ना, जो SO4 होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो सामने वाले पे +2 होगा। तीसरा, बोथ आर कॉम्प्लेक्स। अगर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे NH3 क्या कैटायन कॉम्प्लेक्स है और कैटायनी कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। लास्ट वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे NiCO4, तो ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। चौथा है न्यूट्रल, अगर कोई चार्ज नहीं है तो, ठीक है। तो ये हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप्स।
अब हम बात करते हैं ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते कैसे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो अगर हम बात करें CuSO4 प्लस NH3 और दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मिक्स करो तो क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड बनेगा CuSO4.4NH3। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसको CuNH3 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं बस रीअरेंज किया समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कब, अगर वो पूरी तरह से अपने अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो, क्योंकि जब आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आपके पास Cu2 पॉजिटिव मिले, SO4 2 माइनस मिले, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें FeCN ट्वाइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ कैल्शियम, हम इसको क्या लिख सकते हैं, FeCN का ट्वाइस डॉट 4KCN लिख सकते हैं, ठीक है। एडिशन कंपाउंड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सिर्फ रीअरेंज करो आप थोड़ा, तो रीअरेंज करने के बाद हम इसको कैसे लिखते हैं, K4 लिख सकते हैं प्लस FeCN, ठीक है। ये तो होगा इनकी बनने की कि बनते कैसे। उसके बाद हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो जैसे आपके पास यही कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, K4 FeCN। याद रखना यहाँ पर दो चीज है, जब आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो, पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 माइनस, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ ना डिसोसिएट। इसका मतलब क्या है, डिसोसिएट कौन हो रहा, ये आयंस में कौन कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जो इस ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, सिर्फ और सिर्फ वही आयंस में कन्वर्ट होता है। देखो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल आयन बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, या फिर हम इसको बोलते हैं काउंटर आयंस, जो ब्रैकेट के बाहर होता है, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन। और जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इस सारे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक। काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के बाहर है, जो स्फीयर ब्रैकेट के अंदर है, इस सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। दूसरी चीज, अगर ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हो, जैसे CuSO4 सॉरी CuNH3, जो पूरा ब्रैकेट वाला सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस बाहर वाले को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। याद रखना जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। यानी कि आउटसाइड द ब्रैकेट आयोनाइजेशन स्फीयर एंड विद इन द ब्रैकेट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, K4 FeCN6। हम यहाँ पर तीन चीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड्स, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड वन इज लिगेंड एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो जब हम सेंट्रल मेटल एटम देखने वाले होंगे तो उस केस में याद रखना आप, उस केस में जो ब्रैकेट के अंदर है आपको सिर्फ उसे देखना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को नहीं देखना है। जब आप ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री करोगे, जो पहला आपके पास एटम होगा वही क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। जब आप लेफ्ट साइड से एंट्री करोगे, जो पहला एटम होगा वही क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहां पर एंट्री करी, कौन है, आयरन, तो क्या सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। नहीं समझ में? देखो इधर से आओ, इधर जो पहला आपको एटम मिलेगा दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो कुछ बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ याद रखने के मारे याद रखना कि जो लिगेंड्स कितने हैं, या फिर हम बोले कि लिगेंड्स डायरेक्टली मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड कितने हैं, अटैच कितने हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, लिगेंड्स। यहाँ पर कितने हैं, 6, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो गया। अगर हम बात करें इसकी CuNH3 4SO4, देखो लेफ्ट साइड से एंट्री करो, जो कॉपर वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। एंट्री करते ही पहला आइटम सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद जो इसके अलावा बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। और कितने लिगेंड्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो 4 है ये क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पर 6 क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में। आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम इज द atom which accepts lone pair of electrons from ligands to form coordinate bond, ठीक है। लिगेंड से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, दूसरी चीज सेंट्रल मेटल एटम देख लिया, उसके बाद हम बात करने वाले हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स देखो, सेंट्रल मेटल एटम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, लिगेंड्स क्या कर रहा है, उसे डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो लिगेंड्स कोई भी ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर डोनेट करती हूँ उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर, लिगेंड्स। अच्छा, अब लिगेंड्स का काम क्या है, लॉन पेयर डोनेट करना। लॉन पेयर कब डोनेट करेंगे, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच अमाउंट में है, उनके पास लॉन पेयर्स अवेलेबल हैं।
अगर लॉन पेयर ही नहीं होंगे तो डोनेट कहाँ से करेंगे, इसलिए तो लिगेंड्स आर द molecules, सिंपली लिखो आर द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयंस विच डोनेट lone pairs to central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर डोनेट करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर लिगेंड को हम एल से डिनोट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को हम एम से भी कर सकते हैं, ठीक है, सी से भी कर सकते हैं। देखो लिगेंड के पास लॉन पेयर है, लिगेंड अपनी लॉन पेयर को किसको देगी, मेटल को डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगी तो क्या करेगी, बनाएगी तो इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखोगे, लिगेंड्स लॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे लिविस बेस्ड, और सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे लिविस एसिड। तो याद रखना, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट्स एज लिविस एसिड और लिगेंड्स एक्ट्स एज लिविस बेस। तो ये लिविस बेस की तरह काम करता है, ये लिविस एसिड की तरह काम करता है, आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, देखो अब लिगेंड्स अपनी लॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम के लिए दे रहा है, इसका मतलब इसके पास उनको लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी जरूरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं हुई तो फिर उनको एक्सेप्ट कहाँ करेगा। ठीक है, एक चीज आप और याद रखना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो 99% आपका क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ये लिख लो, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आई बात समझ में, याद रखना जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पर्सन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इसका रीजन है। बाकी अब एक कंडीशंस टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला, लिगेंड्स should have lone pair of electrons। लिगेंड्स के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी जरूरी है। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी जरूरी है लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम should have vacant orbitals to accommodate lone pair of electrons donated by ligands। और जो सेकेंड वाली कंडीशन है इसको जो फुलफिल करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, लिगेंड्स के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी जरूरी है और सेंट्रल मेटल एटम के पास उनको एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। यहां तक नोट करो पहले। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, हम बात करते हैं पहले लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, मतलब
जो आप लिगेंड ले रहे हो उसके अंदर कितने ऐसे एटम्स हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो उसके बिहाफ पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स present in ligands. First one is monodentate ligand. Monodentate ligands. मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर डोनेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो, ठीक है, which have one donor atom, ठीक है। जिनके पास डोनर एटम एक हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर इसको यूनिडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस। देखो यहाँ पर डोनेट करने वाला कौन है? क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर ऑक्सीजन। NH3 डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है। H2O डोनेट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो हैं जो जिनके पास एक डोनर एटम हो। उसके बाद हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की। सेकंड वन इज बाइडेंटेट लिगेंड। इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं, डाइडेंटेट भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर होता है, बाइडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं विच हैव टू डोनर एटम्स, जिनके पास डोनर एटम्स दो हो, उनको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। देखो यह है इथाइलिन डाइअमाइन। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और यहाँ से ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। कितने एटम्स हो गए? दो। इसका नाम याद रखोगे आप, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम EN लिखते हैं, ठीक है, इथाइलिन डाइ। दूसरा है कार्बोनेट, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये कार्बोनेट आयन। इसके पास माइनस चार्ज, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, ठीक है। ये क्या? कार्बोनेट आयन। अगर हम बात करें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑक्जेलेट, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, दैट इज ऑक्जेलेट आयन। इसको शॉर्टकट में हम OX लिखते हैं। एक ये O माइनस डोनेट करेगा, दूसरा ये O माइनस डोनेट करेगा, तो दो यहाँ पर डोनर एटम्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट। उसके बाद कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस। यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसलिए भी क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड होगा। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, ठीक है। अगर हम और बात करें, एक होता है ग्लाइसिनेट आयन, CH2 COO माइनस NH2। एक ही नाइट्रोजन डोनेट करेगा, दूसरा है O माइनस डोनेट करेगा, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, और शॉर्टकट में
प्यार से GLY। ठीक है, तो ये है बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब आप बाइडेंटेट लिगेंड्स में एक बात याद रखोगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स दो प्रकार के होता है, एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं अगर दोनों डोनेट करने वाले एटम सेम हो तो सिमेट्रिकल होगा, अगर दोनों डोनेट करने वाले डिफरेंट हो तो हम उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। नाउ नेक्स्ट इज symmetrical bidentate ligands। If both coordinating groups are same type, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो क्या होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, दोनों सेम है, यहाँ पर देखो दोनों डोनेट करने वाले सेम है, यहाँ पर देखो दोनों डोनेट करने वाले सेम है, यहाँ पर देखो दोनों डोनेट करने वाले सेम है, तो ये क्या होंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो इन OX, ठीक है, और DMG, ये एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के। उसके बाद है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पर अगर दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स या फिर हम ऐसे बोलूं दोनों डोनेटिंग ग्रुप्स अगर अलग अलग हैं तो होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इफ both donor groups are different, अगर दोनों डोनेट करने वाले जो डोनर ग्रुप से में अलग हों तो उनको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेट आयन, देखो यहाँ पर कौन डोनेट कर रहा, O-, यहाँ पर कौन डोनेट कर रहा, नाइट्रोजन, तो ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ तक नोट करो पहले। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स मतलब जिनके पास 3 डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2। देखो इसके पास कितने डोनर एटम्स है, 2, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं और फिर इस पूरे को एज इट इज यहाँ पर लगा दूं, CH2, ठीक है, एक ये नाइट्रोजन डोनेट, एक ये नाइट्रोजन और एक ये, तीनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इसलिए क्या होगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा। अगर हम इसकी नेमिंग करें, देखो ये होता है इथाइलिन, एक इथाइलिन ये एक इथाइलिन ये, कितनी हो गई थी लाइन, 2, डाई इथाइलिन अमाइन 1 2 3, ट्राई अमाइन, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, जिनके पास 4 डोनर एटम्स उनको हम बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। देखो इसी को दोबारा लिख दो, इसमें NH2 CH2 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, इसको लगा दो, CH2 NH CH2 CH2 एंड NH। देखो एक नाइट्रोजन ये डोनेट करेगी, एक नाइट्रोजन ये, एक ये और एक, ठीक। उसके बाद है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स,
पेंटाडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास 5 डोनर एटम्स हो। देखो एक तो यहीं से बन जाएगा, आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना नाइट्रोजन के पास, बाकी इसी को लगा देना। ठीक है, इसको तो आप खुद कर लोगे बाद में। एक और इसके अलावा एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, CH2 NH2, ये क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। ऐसे करो, यहाँ से ना दोनों हाइड्रोजन्स आप हटाओ और दोनों नाइट्रोजन हटाने के बाद दोनों नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर आप एसीटेट आयन लगाओ। CH2COO माइनस, यहाँ पर डिस्टेंस CH2COO माइनस, ठीक है, एसीटेट आयन। उसके बाद यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटाओ और एक की जगह एसीटेट आयन CH2COO माइनस, एक ये O माइनस डोनेट करेगा, एक ये O माइनस, एक ये नाइट्रोजन करेगा, एक ये नाइट्रोजन और एक ये O माइनस। तो हो गए ना 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम हम देंगे इथाइलिन। देखो ये तो इथाइलिन है, इथाइलिन, एक नाइट्रोजन और 2 डाइअमाइन, 1 2 3 ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है, मिथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास 6 डोनर एटम्स हो। एक तो आप यहां से बना लोगे, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हटाते जाना, CH2 फिर इसको लगाते जाना। अब देखो अगर हमने हेक्साडेंटेट लिगेंड बनाना, कुछ नहीं करना, इस हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पर एसीटेट आयन लगाओ, CH2 नाइट्रोजन, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, and last one is CH2COO माइनस। एक ये डोनेट, एक ये, एक नाइट्रोजन, एक यहाँ से नाइट्रोजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये, हो गए 6। अब इसके अगर हम नेमिंग की बात करें, इथाइलिन है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, और शॉर्टकट हम इसको बोलते हैं EDTA, EDTA। तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे करेंगे।